तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 3 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आप किसी पार्ट में पूरा डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 3 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ जितना बता रहा हूँ आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मेरा लेक्चर देखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो वो लोग सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका अगला है रिग्रेशन किसे कहते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि डेटा क्लीनिंग के 3 पार्ट होते हैं। देखिए डेटा क्लीनिंग के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है मिसिंग वैल्यू, और दूसरा आपका होता है इनकंसिस्टेंट डेटा, और तीसरा आपका होता है नॉइजी डेटा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉइजी डेटा को कैसे रिमूव किया जाता है। तो पार्ट 1 लेक्चर में डिस्कस हो चुका है बाइनिंग क्या होता है। बाइनिंग की सहायता से नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है। यहाँ देखिए नॉइजी डेटा को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 4 होते हैं मेथड जिसकी सहायता से नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है। तो पार्ट 1 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका है कि बाइनिंग क्या होता है और बाइनिंग के अंदर जितने सारे यहाँ पे टेक्निक होते हैं, मेथड होते हैं जिसकी सहायता से नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है। तो वो आपका पार्ट 1 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए रिग्रेशन किसे कहते हैं। रिग्रेशन किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे नॉइजी डेटा को, रिग्रेशन की सहायता से नॉइजी डेटा को रिमूव करके डेटा को स्मूथ करना। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिग्रेशन। यानी कि आप यहाँ लिखेंगे कि रिग्रेशन डेटा को फिट करके, जो भी यहाँ फंक्शन होता है, फंक्शन में जो भी यहाँ पे डेटा होते हैं वो डेटा को फिक्स करके डेटा को स्मूथ किया जाता है, तो उसे बोलते हैं रिग्रेशन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी फंक्शन है ये फंक्शन कैसे बनता है। तो आप लिखेंगे कुछ होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, इन्हीं तीनों की सहायता से एक फंक्शन का निर्माण होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि y = ax + b। तो जो भी यहाँ पे y है, y ये आपका है डिपेंडेंट, और जो भी यहाँ पे x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो भी होता है a और b वो होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे x ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे a भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इन्हीं की सहायता से जो भी होते हैं वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट और यहाँ पे इंडिपेंडेंट और कांस्टेंट, इन्हीं की सहायता से हम लोग अपने डेटा को स्मूथ करते हैं। अब यहाँ देखिए रिग्रेशन में यहाँ पे होते हैं 2 प्रकार का रिग्रेशन। पहला आपका है लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है मल्टीपल रिग्रेशन। देखिए पहला आपका होता है लीनियर रिग्रेशन। इसकी सहायता से हम लोग डेटा को क्लासीफाई करते हैं या फिर डेटा को स्मूथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे डेटा पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे स्टार है। मान लीजिए ये है कैटेगरी 1 यानी कि कैटेगरी ए का डेटा, और यहाँ पे कैटेगरी बी का डेटा। और जो भी यहाँ पे लाइन है, मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ पे जो भी है ये डेटा क्लासीफाई करना है। जो भी यहाँ पे डेटा है ये डेटा कैटेगरी ए का है या फिर कैटेगरी बी का है। तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं किसका, लीनियर रिग्रेशन का। यानी कि डेटा को स्मूथ करने के लिए अगर यहाँ पे कोई भी डेटा है और हमें डेटा क्लासीफाई करना है, यह डेटा कैटेगरी ए का है या फिर कैटेगरी बी का है, तब यहाँ पे हम लोग एक फिट लाइन की सहायता से, यहाँ देखिए एक फिट लाइन हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फिट लाइन बना दिया। तो हमें पता चल गया कि जो भी यहाँ पे डेटा है ये डेटा कैटेगरी बी का है और ये डेटा कैटेगरी ए का है। तो जो भी हमने यहाँ पे लाइन बनाया इसे बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। इसकी सहायता से हमें पता चल गया कि जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया है ये डेटा कैटेगरी ए का है या फिर कैटेगरी बी का है। तो यहाँ पे जो भी आपका ये है, ये यहाँ देखिए ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, और यहाँ पे इधर वाला आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे
अब यहाँ पे आपका अगला है मल्टीपल रिग्रेशन। अगर यहाँ पे कई प्रकार का डेटा है जो कि मिक्स है और आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है, तब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन का। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कई प्रकार के डेटा है और आपने यहाँ पे लाइन ड्रा किया, ठीक, डेटा को क्लासीफाई करने के लिए, तब उसे बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। तो आप लिखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन, यह जो है लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन वर्जन होता है। और इसमें आपको नोट करके लिखना है कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि y इक्वल टू ax1, फिर यहाँ पे a2 x2 यहाँ डॉट डॉट a3 x3। तो जो भी यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, दीज आर दी इंडिपेंडेंट। तो आप लोग के सामने आप दिख रहा है कि यहाँ केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे रिग्रेशन को बोलते हैं जहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसे रिग्रेशन को बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग की सहायता से भी नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है। तो क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, जो भी सिमिलर डेटा होता है, जो भी यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है, उसको एक ग्रुप में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डॉग है बहुत सारा, फिर यहाँ पे कैट है, फिर यहाँ पे टाइगर है। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप में डॉग को रखा, एक ग्रुप में कैट को रखा, फिर यहाँ पे एक ग्रुप में टाइगर को रखा, और जो भी यहाँ पे बचा वो होगा आउटलायर। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखना है कि हम लोग क्लस्टरिंग में आउटलायर को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो भी यहाँ पे सिमिलर डेटा होता है उसका बनाते हैं ग्रुप। देखिए क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, फिर यहाँ पे क्लस्टर 3, और जो भी डेटा है बचा है, जो भी यहाँ पे रिमेनिंग डेटा है, वो होगी आउटलायर। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि क्लस्टरिंग में हम लोग डायरेक्ट आउटलायर को टैग नहीं करते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे जिसमें आप डायरेक्ट आउटलायर को यहाँ पे टैग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट आउटलायर को टैग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले क्लस्टर बनाया और क्लस्टर बनाने के बाद जो भी डेटा यहाँ पे रिमेनिंग बचा है तो वो होगा आउटलायर। तो आउटलायर की सहायता से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आउटलायर, जो भी क्लस्टर नहीं होता है और जो भी डेटा बचता है उसे बोलते हैं आउटलायर, और इसकी सहायता से भी हम लोग अपने डेटा को स्मूथ करते हैं। अब यहाँ पे अगला आपका है, देखिए यहाँ पे वही पॉइंट दिया गया है कि आउटलायर को कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय मेकिंग क्लस्टर, यानी कि आप यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे, जो डेटा बचा वही आपका होगा आउटलायर। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन। तो इसकी सहायता से भी नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग इसमें डायरेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं आउटलायर को बाय द यूजिंग ऑफ द कंबाइनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन। कंप्यूटर को कंबाइन करके और यहाँ पे ह्यूमन इंस्पेक्शन को कंबाइन करके आउटलायर को डायरेक्ट यहाँ पे टैग करते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। और आउटलायर की सहायता से जो भी इंफॉर्मेटिव डेटा होता है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है आइडेंटिफाइंग यूजफुल डेटा इंस्पेक्शन बाय द कंबाइनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन इंस्पेक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन, इसमें हम लोग डायरेक्ट आउटलायर को टैग करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट आउटलायर को टैग करते हैं। अब यहाँ देखिए तो आउटलायर क्या होता है, आउटलायर डेटा को स्मूथ करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि डेटा को स्मूथ करने में ये बहुत ही इसका यूजफुल होता है। और इसमें इस मेथड में हम लोग डायरेक्ट आउटलायर को टैग करते हैं बाय यूजिंग ऑफ द कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन। और इसकी सहायता से जो भी यहाँ पे यूजफुल डेटा होता है, जो भी यहाँ पे यूजफुल डेटा इंस्पेक्शन होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द आउटलायर। तो इसे बोलते हैं नॉइजी डेटा, तो इसे बोलते हैं कंबाइंड कंप्यूटर एंड द ह्यूमन इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे 4 होते हैं मेथड जिसकी सहायता से नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है। पहला आपका हो गया बाइनिंग, दूसरा हो गया रिग्रेशन, और यहाँ पे तीसरा हो गया क्लस्टरिंग, और चौथा हो गया कंबाइंड एंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जैसे कि इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर देना, तो उसे बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एट्रीब्यूट के बारे में, जैसे कि एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो उसे बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जिसकी सहायता से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। पहला आपका है स्मूथिंग,
दूसरा है एग्रीग्रेशन, तीसरा है जनरलाइजेशन, चौथा है एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन, पांचवा है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो इन्हीं की सहायता से डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब यहाँ पे आपका पहला है स्मूथिंग। तो आप लिखेंगे डेटाबेस से नॉइजी डेटा को रिमूव करना, तो उसे बोलते हैं स्मूथिंग। अब यहाँ दिया गया है कुछ मेथड जो मैंने आपको बताया कि नॉइजी डेटा को रिमूव करने के लिए कुछ होते हैं मेथड, जैसे कि बाइंडिंग हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, रिग्रेशन हो गया। तो इसकी सहायता से डेटाबेस से जो भी नॉइजी डेटा है उसको रिमूव किया जाता है, तो इसे बोलते हैं स्मूथिंग, यानी कि डेटा को स्मूथ करना। अब यहाँ पे आपका अगला पॉइंट है एग्रीग्रेशन। तो यह जो है डेटा क्यूब का निर्माण करता है। इसके कहने मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई संस्था है और आपको उसके अमाउंट का डेटा शीट बनाना है, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, डे टू डे डेटा का, तो आप यहाँ पे यूज करोगे एग्रीग्रेशन फंक्शन का। तो आप लिखेंगे एग्रीग्रेशन फंक्शन डेटा क्यूब का निर्माण करता है। अब यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है जनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, डेटा को लोअर लेवल से अपर लेवल में ट्रांसफॉर्म कर देना, तो इसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि डेटा जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डेटा को समराइज करता है। कैसे? डेटा को रिप्लेस करके, यानी कि डेटा को लोअर लेवल से अपर लेवल में कन्वर्ट करके, रिप्लेस करके डेटा को समराइज करता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डेटा जनरलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ देखिए डेटा को जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे होते हैं दो अप्रोच जिसकी सहायता से डेटा को जनरलाइज किया जाता है। पहला आपका है डेटा क्यूब अप्रोच और दूसरा है एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडेक्शन। अब यहाँ देखिए पहला आपका है डेटा क्यूब अप्रोच, तो इसको हम लोग ओलेग अप्रोच भी बोलते हैं। अब ओलेग अप्रोच क्या होता है तो मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो आप लिखेंगे कि यह जो है एक एफिशिएंट अप्रोच होता है जिसकी सहायता से हम लोग पास्ट सेलिंग ग्राफ को बनाते हैं, यानी कि पिछले क्या सेल हुआ था, क्या परचेज हुआ था, तो उसके बारे में जो भी यहाँ पे ग्राफ होता है डेटा क्यूब अप्रोच से बनाते हैं, यानी कि पास्ट सेलिंग ग्राफ, पिछली बार में क्या यहाँ पे सेल हुआ था उसका ग्राफ। अब यहाँ देखिए इस अप्रोच में जो भी कंप्यूटेशन होता है, जो भी यहाँ पे रिजल्टेंट होता है, उस सारा चीज़ एक डेटा क्यूब में स्टोर होता है, एक डेटा क्यूब में स्टोर होता है। अब यहाँ देखिए डेटा क्यूब अप्रोच यह जो है रोल अप और यहाँ पे ड्रिल डाउन ऑपरेशन को यूज करता है, किसके ऊपर? डेटा क्यूब के ऊपर। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे जो भी यहाँ पे ऑपरेशन दिया जा रहा है डेटा क्यूब अप्रोच में, जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है, ये सारा ऑपरेशन एग्रीगेट फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा एग्रीगेट फंक्शन, तो इसमें आपका सारा जो भी ऑपरेशन होता है डेटा क्यूब अप्रोच का, तो वो सारा चीज़ एग्रीगेट फंक्शन में शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑपरेशन इन्वॉल्व इन दी एग्रीगेट फंक्शन। अब यहाँ देखिए तो इसकी सहायता से डिसीजन सपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है, नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, या फिर कई सारे एप्लीकेशन में डेटा क्यूब अप्रोच का यूज होता है। अब यहाँ पे आपका अगला अप्रोच है एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडेक्शन। तो आप लिखेंगे यह जो है ऑनलाइन डेटा एनालिसिस क्वेरी ओरिएंटेड और यहाँ पे जनरलाइजेशन बेस्ड अप्रोच होता है, यानी कि डेटा को ऑनलाइन एनालिसिस करना, तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूटेड ओरिएंटेड इंडेक्शन। आप लिखेंगे कि इसमें एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडेक्शन, इस अप्रोच में जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट का डिफरेंट वैल्यू होता है उस पर जनरलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे रिलेवेंट डेटा सेट है, एक रिलेवेंट डेटा सेट है, उसमें जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के जो भी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है उस वैल्यू पे जनरलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, डेटा सेट में जो भी यहाँ पे डेटा सेट है दीज आर दी रिलेवेंट, तो यहाँ पे जो भी रिलेवेंट डेटा सेट है इसमें जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट के जितने सारे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होते हैं उस वैल्यू पे जनरलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। किस अप्रोच में? तो आप लिखेंगे एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडेक्शन अप्रोच में। अब यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे एंड देयर रिस्पेक्टिव काउंट्स आर दी एक्यूमुलेटेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म एग्रीगेशन। अब यहाँ पे आपका चौथा है एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन। तो आप लिखेंगे एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि पहले से एग्जिस्टिंग डेटा में नहीं है, तो उस एट्रीब्यूट को कंस्ट्रक्ट कर देना या फिर ऐड कर देना, तो उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन।
अब यहाँ पे आपका 5वां पॉइंट है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 10 नंबर पूछता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इसके कितने मेथड होते हैं। तो आप लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि डेटा माइनिंग में इसका यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट है उस मल्टीपल एट्रीब्यूट को एक कॉमन स्केल पे लाना, एक कॉमन स्केल पे लाना, तो ऐसे टेक्निक को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। जब यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट एक कॉमन स्केल पे आ जाएगा, जब यहाँ पे मल्टीपल डेटा मल्टीपल रिसोर्स एक कॉमन स्केल पे आ जाएगा, तब यहाँ पे आप डेटा माइनिंग भी कर सकते हो। इसीलिए आप लिखेंगे कि यह जो है एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि डेटा माइनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो वही सारा चीज़ यहाँ लिखा गया है कि अगर यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट मल्टीपल स्केल पे होगा तो उसका परफॉर्मिंग भी बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही पुअर होगा, किसमें, डेटा माइनिंग ऑपरेशन में। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है मल्टीपल एट्रीब्यूट को एक सेम स्केल पे लाने के लिए या फिर एक कॉमन स्केल पे लाने के लिए। ठीक, और इसका रेंज बहुत ही कम होता है, जैसे कि -1.02 प्लस 1.0, फिर यहाँ पे 0 to 1। अब यहाँ देखिए इसके होते हैं 3 मेथड, नॉर्मलाइजेशन के 3 होते हैं मेथड। पहला आपका होता है डेसिमल स्केलिंग और दूसरा होता है मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन और यहाँ तीसरा होता है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, जिसे बोलते हैं जीरो मीन नॉर्मलाइजेशन। तो पहला आपका है मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसका फार्मूला होता है b डैश इक्वल टू v माइनस मिनिमम a बाई मैक्सिमम a माइनस मिनिमम a। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी a है उसे एट्रीब्यूट डेटा बोला जाता है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या है, v डैश इक्वल टू v माइनस मिनिमम a बाई मैक्सिमम a माइनस मिनिमम a, फिर यहाँ ब्रैकेट में न्यू अंडरस्कोर मैक्सिमम a माइनस न्यू अंडरस्कोर मिनिमम a, फिर यहाँ प्लस है, देखिए प्लस न्यू मिनिमम a, तो इसे बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। यहाँ जो a है ये आपका एट्रीब्यूट डेटा है और जो भी यहाँ पे मिनिमम a है मैक्सिमम a है, तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे a है, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, और जो भी यहाँ पे b डैश है इसका मतलब है न्यू वैल्यू का एंट्री, किसमें, डेटा का। और जो भी यहाँ पे केवल v दिया गया है इसका मतलब है ओल्ड वैल्यू एंट्री इन दी डेटा। और यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन दिया रहेगा रेंज, तो जो भी यहाँ पे न्यू मैक्सिमम a है, फिर यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर मिनिमम a है, ये आपका रेंज है। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा मेथड है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, जिसे जीरो मीन नॉर्मलाइजेशन भी बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या है, v डैश इक्वल टू v माइनस a बार बाई सिग्मा a। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ जो बार है ये आपका मीन है, यानी कि आप यहाँ पे मीन निकालोगे, माध्य, एवरेज। अब यहाँ पे जो आपका a है ये आपका एट्रीब्यूट है और जो भी यहाँ पे a बार है ये आपका मीन है और जो भी यहाँ पे सिग्मा a है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a है। तो ये आपका हो गया जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पे आपका तीसरा है डेसिमल स्केलिंग, तो आप लिखेंगे v डैश इक्वल टू v बाई 10 की पावर j है और जो भी आपका j है वो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है मैक्सिमम, यहाँ पे मोड में v डैश लेस देन 1, तो ये आपको हो गया डेसिमल स्केलिंग। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे दिया गया है सपोज मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है एट्रीब्यूट इनकम। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिया गया है $12,000 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है $98,000, जो कि आप मैपिंग करता है टू 0.0, फिर यहाँ पे 1.0। तो ये आपका है ट्रांसफॉर्म वैल्यू, यानी कि जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है और ये आपका है 73,600 फॉर इनकम यूजिंग दी मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। यानी कि आप इसकी सहायता से, यहाँ दिया गया यूजिंग मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन की सहायता से आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला लिखना है कि v डैश इक्वल टू v माइनस मिनिमम a बाई मैक्सिमम a माइनस मिनिमम a, फिर ब्रैकेट में न्यू अंडरस्कोर मैक्सिमम a माइनस न्यू मिनिमम a, फिर प्लस मिनिमम a। अब यहाँ पे v का वैल्यू दिया गया है, देखिए 73,600। तो आप लोग यहाँ पे नोट करके लिखना है, अगर कहीं भी ट्रांसफॉर्म वैल्यू आ गया यानी कि वो है v, तो यहाँ पे v का वैल्यू दिया गया है ये चीज़, फिर आप माइनस मिनिमम a,
मिनिमम ए का वैल्यू कहाँ पे है, देखिए सपोज मिनिमम यानी कि 12,000, यहाँ देखिए, और ये आपका है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका हो गया मिनिमम ए 12,000 बाई, अब यहाँ पे मैक्सिमम ए माइनस मिनिमम ए, तो मैक्सिमम दिया गया है 98,000 देखिए, और मिनिमम ए 12,000 देखिए, और यहाँ दिया गया है मैक्सिमम ए माइनस न्यू अंडरस्कोर मिनिमम है। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया रेंज, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस 0, फिर यहाँ पे प्लस न्यू मिनिमम है, तो मिनिमम आपका कितना है 0 है, तो आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो आपके सामने यहाँ पे न्यू वैल्यू एंट्री आ जाएगा डेटा का। छोटी सीधी आंसर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है बाय द यूजिंग ऑफ दी जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले जब भी यहाँ पे ये चीज़ आएगा आप यहाँ पे फार्मूला लिखोगे बी डैश इक्वल टू बी माइनस ए मीन, मतलब यहाँ पे ए बार बाई सिग्मा ए। अब यहाँ देखिए फटाफट आपको इनका वैल्यू इस फार्मूला में पुट करना है। देखिए यहाँ पे v का वैल्यू दिया गया है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म वैल्यू होगा वही आपका होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मीन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वैल्यू दिया गया है, तो पहला आपका मीन है यानी कि ए मीन का वैल्यू दिया गया है 54,000, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा ई का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 16,000, देखिए 16,000, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू 54,000, और v का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म वैल्यू दिया गया है ना, ट्रांसफॉर्म वैल्यू, तो ये आपका हो गया, आप यहाँ पे लिखोगे और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने यहाँ पे बी डैश वैल्यू आ जाएगा बाय यूजिंग ऑफ दी जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला है जिसको आपको यूज़ करना है डेसिमल स्केलिंग टू नॉर्मलाइज, यानी कि आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज करना है बाय द यूजिंग ऑफ दी डेसिमल स्केलिंग। तो तुरंत आपको यहाँ फार्मूला लिखना है बी डैश इक्वल टू बी बाई 10 की पावर जेड, सॉरी 10 की पावर जी। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया है v का वो है 2 बार, मतलब कि यहाँ पे एक आपको फाइंड आउट करना है माइनस के लिए और यहाँ पे एक बार प्लस के लिए। अब यहाँ पे j का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट होता है वही j का वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे 986 है, मान लीजिए यहाँ पे आपका होता 9174, तो यहाँ पे कितना हो गया डिजिट 4 और यहाँ पे 3, तो आपका यहाँ पे जेड का मतलब जे का वैल्यू होता 4, लेकिन यहाँ पे दोनों में 3 यूनिट है, तो आपका यहाँ पे जे का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक, अब आप सबसे पहले माइनस के लिए यहाँ पे निकालेंगे माइनस 986 बाई 10 की पावर 3, तो आपका आ जाएगा ये वैल्यू। फिर यहाँ पे प्लस के लिए मतलब कि 917 के लिए, फिर यहाँ पे आप 917 लिखेंगे, फिर 10 की पावर जे है यानी कि 10 की पावर 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.917, सॉरी 917। तो ये आपका हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। तो डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर में कुछ यहाँ पे होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि आपका हो गया डेटा सोर्स, डेटा माइन इंजन, डेटा वेयर हाउस सर्वर, पैटर्न इवेल्युएशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और होता है नॉलेज बेस। देखिए जैसे कि आपको हो गया डेटा बेस या फिर डेटा वेयर हाउस सर्वर हो गया, डेटा माइनिंग इंजन हो गया, पैटर्न इवेल्युएशन हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, और यहाँ पे आपको हो गया नॉलेज बेस। सो दीज आर द कंपोनेंट कम्स अंडर द डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। अब यहाँ देखिए तो पहला आपका है डेटा वेयर हाउस सर्वर। तो डेटा वेयर हाउस सर्वर पे कुछ टूल होते हैं, जैसे कि आपको हो गया डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, फिल्ट्रेशन, यहाँ पे दिया गया है। देखिए डेटा वेयर हाउस सर्वर पे यहाँ पे कुछ टूल होते हैं जो कि डेटा वेयर हाउस सर्वर कुछ टूल को चूज करता है। तो यहाँ पे टूल दिया गया है डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन और यहाँ पे सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे टूल हैं वो सारे टूल सर्वर पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे यूजर का नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है किसी डेटा का, तब जो भी इसका रिक्वेस्ट होता है वो जाता है सर्वर पे। तो सर्वर पे ये सारे टूल होते हैं ताकि जो भी यहाँ पे यूजर को डेटा चाहिए वो डेटा यहाँ पे क्लीन फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन फॉर्म में हो, फिल्टर फॉर्म में हो, रा फॉर्म में ना हो। यानी कि इस सर्वर पे जो भी डेटा है वो डेटा क्लीन फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन फॉर्म में हो, फिल्ट्रेशन फॉर्म में हो। ठीक, सो दीज आर दी डन बाय दी डेटा वेयर हाउस सर्वर,
यानी कि डेटा वेयर हाउस सर्वर पे रिलेवेंट डेटा होता है या फिर वर्जनल डेटा होता है या फिर रिलेवेंट डेटा होता है। तो यह आपका हो गया डेटा वेयर हाउस सर्वर। अब यहाँ पे आपका दूसरा कंपोनेंट है डेटा माइनिंग इंजन। तो आप लिखेंगे डेटा माइनिंग इंजन की सहायता से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि हमें या फिर यूजर को कौन सा डेटा चाहिए, तो उसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, डेटा माइनिंग इंजन का होता है। यानी कि इसकी सहायता से रिलेवेंट डेटा का या फिर जो भी डिमांडिंग डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, डेटा माइनिंग इंजन का होता है। यूजफुल डेटा का या फिर रिलेवेंट डेटा का या फिर डिमांडिंग डेटा का एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, डेटा माइनिंग इंजन का होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डेटा माइनिंग इंजन, इससे पैटर्न इवैल्यूएशन और यहाँ पे नॉलेज बेस, ये दोनों यहाँ पे डेटा माइनिंग इंजन से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ देखिए, और आप लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि जो भी यहाँ पे डेटा आया है डेटा वेयर हाउस में, तो वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, डेटा माइनिंग इंजन का होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला कंपोनेंट है नॉलेज बेस। क्या होता है, तो आप लिखेंगे नॉलेज बेस की सहायता से पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि यूजर को जिस भी पैटर्न में डेटा चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, तो उस डेटा को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, नॉलेज बेस का होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यूजर को जिस भी डेटा की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, या फिर जिस पैटर्न में डिमांड है डेटा का, तो उस पैटर्न में डेटा को प्रोवाइड किया जाता है यूजर को, ताकि ऐसा ना हो कि सभी यूजर को सेम डेटा प्रोवाइड या फिर रिसीव हो जाए। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यह जो है पैटर्न इवैल्यूएशन और डेटा माइनिंग इंजन से कनेक्टेड होता है। देखिए, नॉलेज बेस पैटर्न इवैल्यूएशन से और डेटा माइनिंग इंजन से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। सो दिस इज दी नॉलेज बेस। अब यहाँ पे आपका अगला कंपोनेंट है दैट इज पैटर्न इवैल्यूएशन। तो आप लिखेंगे यह जो है डायरेक्टली जाता है नॉलेज बेस पे और यहाँ पे डेटा माइनिंग इंजन पे। यानी कि पैटर्न इवैल्यूएशन इज द डायरेक्ट एक्सेस टू दी नॉलेज बेस एंड दी डेटा माइनिंग इंजन। देखिए, ये नॉलेज बेस और यहाँ पे डेटा माइनिंग इंजन। तो नॉलेज बेस पे जाने के लिए इसको कुछ पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी सहायता से डायरेक्ट यह जो है नॉलेज बेस पे एक्सेस कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर इसको सिंपली इंफॉर्मेशन ग्रैब करना है, तब ये जाएगा डेटा माइनिंग इंजन पे। यानी कि डेटा माइनिंग इंजन पे जाने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए इसको कोई भी पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा गया है, देखिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला आपका कंपोनेंट है ग्राफिकल इंटरफेस। तो आप लिखेंगे ग्राफिकल इंटरफेस यूजर ड्राइवन का पार्ट होता है या फिर रिलेटेड होता है। यह जो है यूजर के सामने एकदम फ्रंट में आउटपुट को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में या फिर नॉलेज के फॉर्म में। तो नॉलेज के फॉर्म में या फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ यूजर को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ग्राफिकल इंटरफेस का होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये जो आपने पूरा डायग्राम देखा, पूरा आर्किटेक्चर देखा, तो ये पूरा आर्किटेक्चर क्या बोल रहा है कि डेटा वेयर हाउस से, डेटा वेयर हाउस या फिर डेटाबेस से डेटा को माइनिंग कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में बता रहा है ये पूरा आर्किटेक्चर। तो आज आपका पूरा डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका, और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।